हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने 2G फ़ोन का रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग देखा। आज हम देखने वाले हैं एक 3G फ़ोन, और 3G फ़ोन का रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग किस तरह से होता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट ऐड हुए हैं उस बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि 2G के जो नेटवर्क थे हमारे, जो कि मैंने आपको बताया था कि 900, 1800, 1900, ये तीन तरह की फ्रीक्वेंसी थी जो उस टाइम पे चल रही थी। उसके बाद 3G के लिए WCDMA ऐड हुआ और कुछ नई फ्रीक्वेंसी ऐड हुई। उसके बाद 4G के अंदर कुछ नई फ्रीक्वेंसी ऐड हुई। तो इस तरह से ये पहले से लेके अब तक में क्या क्या चेंजेस आए हैं और कितने बैंड ऐड हुए हैं। यानी कि अभी जो फ़ोन आते हैं वो ज़्यादातर मल्टी बैंड फ़ोन आते हैं जिसके अंदर बहुत सारे बैंड होते हैं। तो हम इस बैंड के बारे में बात करेंगे और कौन सा बैंड जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है ये हमें पता होना चाहिए। तो क्योंकि डायग्राम के अंदर सब जगह पे आपको उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखा नहीं होगा, सिर्फ बैंड का नंबर लिखा होगा कि बैंड 1 है या बैंड 8 है या बैंड 5 है। तो ये जो सारे बैंड है ये किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। शुरू के जो फ़ोन आए, यानी कि स्टार्टिंग में जो मोबाइल का पीरियड था, यानी नए नए जब मोबाइल बनना शुरू हुए उस टाइम पे जो फ़ोन आते थे वो एक मोनो बैंड फ़ोन हुआ करते थे। मोनो बैंड का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही बैंड सपोर्ट करता है। यानी कि उसके अंदर उस टाइम पे सिर्फ 900 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाला एक ही बैंड हुआ करता था, जो कि उस टाइम पे जो सेल्यूलर नेटवर्क थे वो अभी जिसे हम वोडाफोन कहते हैं, इससे पहले इसका नाम हच था और हच से पहले इसका नाम जो था वो एयरसेल था। अभी आजकल तो ये वोडाफोन भी नहीं रहा है, ये वीआई हो गया है, वोडाफोन आइडिया दोनों साथ हो गए हैं। तो ये सबसे पहले एयरसेल था और इसके अलावा एक बीएसएनएल था जिसका नाम था सेल 1। तो ये दो फ्रीक्वेंसी थी इंडिया के अंदर जो 900 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करती थी, और ये दो ही कंपनी के सिम कार्ड जो है वो आपको देखने को मिलते थे। फिर जो एयरसेल है वो वोडाफोन हो गया और सेल 1 जो है वो बीएसएनएल हो गया। तो इस तरह से दो फ्रीक्वेंसी थी जो उस टाइम पे काम करती थी। और एक फ़ोन जो आता था, ज़्यादातर जो लोग 40 प्लस के हैं उन लोगों ने शायद देखा भी होगा और शायद यूज़ भी किया होगा। नोकिया का फ़ोन आता था 5110, यानी कि 5110 करके 5110, एक डंडी वाला फ़ोन आता था, यानी कि उसके ऊपर एक एंटेना लगा रहता था। तो इस तरह का जो फ़ोन आता था जो कि मोनो बैंड फ़ोन हुआ करता था, जिसके अंदर 2G कैपेबिलिटी थी और मोनो बैंड फ़ोन था, और उसके अंदर GSM 900 मेगाहर्ट्ज़, ये एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी के सिम कार्ड जो है वो काम करते थे। उसके बाद फॉरेन में तो काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी आ गई थी, लेकिन इंडिया में उतना नहीं था, यानी कि उतने सेल्यूलर नेटवर्क देने वाली जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं उस टाइम पे उतनी नहीं थी। लेकिन फिर बाद में जो है वो एयरटेल आया और 2G कैपेबिलिटी के अंदर ही जो दूसरे जो फ़ोन आने शुरू हुए, यानी कि आप 3310 वगैरह देखो, 1100 देखो या 6610 वगैरह देखो, इस तरह के जितने भी फ़ोन आए, यानी कि उस टाइम में उस पीरियड के अंदर, जो कि एक ड्यूअल बैंड फ़ोन हुआ करते थे। और ड्यूअल बैंड फ़ोन के अंदर दो तरह की फ्रीक्वेंसियाँ काम करती थी। एक 900 मेगाहर्ट्ज़ जो पहले भी चलती थी, यानी कि जो इसके अंदर जो है वो वोडाफोन और जो उस टाइम का बीएसएनएल, ये दो चीज़ें थी इसके अंदर। और 1800 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर एयरटेल जो है वो ऐड हुआ, यानी कि एयरटेल ने जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी है 1800 पे सेट की थी। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी के बैंड होते हैं। फ्रीक्वेंसी के बैंड क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर ले। जैसे हम लोग कई बार रेडियो सुनते हैं तो रेडियो के अंदर बोलते हैं कि 91.9 एफएम ये रेडियो मिर्ची है। तो हम लोग अगर उसको ट्यून करेंगे, यानी कि 91.9 पे सेट करेंगे, तो हमें रेडियो मिर्ची है सुनाई देगा। उसी तरह से अगर हम 92.7 करेंगे तो ये बिग एफएम हमको सुनाई देगा। इस तरह से हर एक जितने भी रेडियो स्टेशन है उसकी अलग एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हमें ट्यून करना होता है, यानी कि एक ट्यूनर होता है रेडियो के अंदर, उससे हम ट्यून करके उस फ्रीक्वेंसी पर जो भी है वो हम सुन सकते हैं।
उसी तरह से मोबाइल के अंदर भी हर ब्रांड की, यानी कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है उनकी अपनी खुद की एक फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, एक फ्रीक्वेंसी का माप होता है। लेकिन ट्यूनिंग हमें नहीं करनी होती है, क्योंकि जनरली हमारा मोबाइल जो है वो ऑटो मोड पे होता है, और हम जो भी सर्विस प्रोवाइडर का सिम कार्ड डालते हैं तो वो अपने आप से वो जो फ्रीक्वेंसी पे वो वर्क करता है वो ट्यूनिंग जो है वो खुद से कर लेता है। तो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी है वो वर्क करती है। तो हमने जैसे देखा कि पहले शुरू में मोनोबैंड फ़ोन था, फिर ड्यूअल बैंड फ़ोन आया। उसके बाद जो फ़ोन आए वो 2G कैपेबिलिटी के अंदर ही, यानी कि उसमें 2G का ही सपोर्ट था, लेकिन वो एक ट्रायो बैंड फ़ोन थे। ट्रायो बैंड फ़ोन ऐसा था कि इंडिया के अंदर तो जनरली 900 और 1802 ही मेगाहर्ट्ज़ के फ़ोन थे, लेकिन कुछ कंट्री के अंदर, यानी कि खास करके अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, वहाँ पे कुछ कंपनियाँ ऐसी थी जो 1900 मेगाहर्ट्ज़ की सर्विस प्रोवाइड करती थी, जो कि 1800 से भी ज़्यादा थोड़ी फास्ट थी। और ऐसी कंपनियां थी, टी मोबाइल है, सिंगुलर है, और वोडाफोन है वहाँ का, और O2 करके एक आता था। इस तरह से बहुत सारी वहाँ की कंपनियां थी, जो कि ऑरेंज करके था एक। ये सारे फ़ोन जो है हम लोग के पास लॉक खुलवाने के लिए आते थे, इसलिए मुझे याद है कि ये सारी जो कंपनियों के जो फ़ोन आते थे वो वहाँ पे सिम कार्ड के साथ में फ़ोन मिलता था, तो वो 1900 मेगाहर्ट्ज़ पे सपोर्ट करते थे। तो इस तरह के जो फ़ोन थे वो फिर इंडिया के अंदर भी लॉन्च हुए, जिसके अंदर ट्राई बैंड दिया जाता था, यानी कि उसमें 3 बैंड सपोर्ट करते थे, जिसमें 900, 1800 और 1900, ये 3 टाइप के बैंड के सिम कार्ड आप उसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे नोकिया का 6600 है, नोकिया का 7610 है, या ई सीरीज़ के जो फ़ोन थे या एस सीरीज़ के जो फ़ोन थे, वैसे नोकिया के जो भी फ़ोन थे उस टाइम के वो सारे इसी टाइप के फ़ोन थे, जिसमें आपको ट्राई बैंड देखने को मिलता था, यानी कि 3 तरह के सिम कार्ड आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये जो फ़ोन आए, शुरू में क्या था कि इंडिया का फ़ोन लेके आप बाहर जाओगे तो बाहर में आप कुछ कुछ कंपनी के सिम यूज़ कर सकते थे, लेकिन अगर 1900 मेगाहर्ट्ज़ का सिम होगा तो वो आपके फ़ोन में नहीं चलता था। लेकिन उसके बाद जब ट्राई बैंड आया तो वो वर्ल्ड लेवल हो गया, यानी कि कहीं भी आप जाओगे तो आपको वो सिम कार्ड जो है उसका सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह से इतनी जो टेक्नोलॉजी है वो 2G के अंदर आई। इसके अलावा 2G के अंदर सबसे पहले अलग नेटवर्क किया था सोनी एरिक्सन ने। सोनी एरिक्सन का एक खुद का एक टेक्नोलॉजी थी, जिसे एज टेक्नोलॉजी कहा जाता है, यानी कि एनहांस डेटा फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन करके ऐसा इसका पूरा नाम था, एज टेक्नोलॉजी, जो कि हालांकि काफ़ी टाइम नहीं चल पाई, वो थोड़े टाइम में ही वो उसका क्लियर हो गया और उसमें कुछ काम बना नहीं। उसके अलावा उस टाइम पे इंडिया के अंदर रिलायंस ने एक अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी सेट की, और उन्होंने कुछ मोबाइल के ब्रांड लॉन्च की थी, जो कि रिलायंस के फ़ोन थे, जो कि CDMA फ़ोन थे। ये भी जो काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं या जिन्होंने देखा होगा या यूज़ किया होगा, तो रिलायंस के जो फ़ोन आते थे वो CDMA फ़ोन थे। CDMA की अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी थी, और वो जो था, CDMA का मतलब होता है कॉर्ड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो ये एक कॉर्ड पे ऑपरेट होता था, उसके अंदर कोई सिम कार्ड यूज़ नहीं होता था, लेकिन उस फ़ोन के अंदर इंजीनियरिंग मोड में जाके आप कुछ कॉर्ड है उसको पंच कर दोगे तो आपका एक नंबर है वो एक्टिवेट हो जाता है, और फिर वो फ़ोन जो है वो उससे आप कहीं भी आप बात कर सकते थे। तो इस तरह का भी फ़ोन आता था, वो भी हालांकि थोड़े टाइम के अंदर बंद हो गया। खास करके 2G के अंदर ये जो है ये सब ज़्यादा चला, जो मोनोबैंड, ड्यूअल बैंड और ट्राई बैंड फ़ोन जो थे वही ज़्यादातर चले। उसके बाद टाइम चेंज हुआ और 3G का पीरियड शुरू हुआ। तो 3G फ़ोन के अंदर जो चेंजेस आया वो क्या आया, तो 3G कैपेबिलिटी के अंदर WCDMA करके एक टेक्नोलॉजी आई, जिसके अंदर UMTS 900 जो कि लोअर बैंड के लिए यूज़ किया जाता है, और 2100 जो कि हायर बैंड के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बैंड 1 और बैंड 8 इसको बोला जाता है, ये 2 बैंड ऐड हुए। यानी कि 3G फ़ोन के अंदर देखोगे तो 2G के तो ये सारे बैंड के सपोर्ट थे ही थे, लेकिन इसके अलावा 3G के लिए यहाँ पे 2 बैंड जो है, बैंड 1 और बैंड 8, ये 2 बैंड जो है वो अंदर एंटर हुए। इसके बाद कुछ और बैंड भी 3G के अंदर जुड़े, लेकिन वो साथ में 4G में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे भी कुछ बैंड जो है वो 4G के अंदर आए, जैसे बैंड 5 था, ये LTE 850 था, जो कि लोअर बैंड था, जो 850 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। इसके अलावा 4G कैपेबिलिटी के अंदर हम देखें तो 4G के अंदर बैंड 8 आता है, जो कि 900 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है,
जो यही वाला बैंड है जो आगे चल के अपग्रेड हुआ। इसके अलावा 4G कैपेबिलिटी के अंदर बैंड 3 ऐड हुआ जो कि 1800 मेगाहर्ट्ज़ वाला है, और ये हायर बैंड के अंदर आ गया। इसके अलावा 4G कैपेबिलिटी के अंदर ही बैंड 1 हुआ ऐड जो कि 1900 मेगाहर्ट्ज़ 2100 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। ये भी जैसे आगे हमारा था, मैंने जैसे आपको बताया 3G के अंदर वही वाला बैंड है, लेकिन ये 4G के अंदर कम हो गया। उसके अलावा 4G कैपेबिलिटी के अंदर बैंड 40 आया, और वो 2300 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता था, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसके अलावा 4G कैपेबिलिटी के अंदर एक आया बैंड 41 जो कि 100 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। तो इस तरह से इतने जो बैंड है वो आपको 4G फ़ोन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इतने बैंड जो है वो आजकल यूज़ में आ सकते हैं। हालांकि 5G टेक्नोलॉजी के भी कुछ बैंड आए हैं, लेकिन अभी तक इंडिया में एक्टिवेट नहीं हुए हैं। जब एक्टिवेट हो गए तो उसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करके आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल 5G के लिए इंडिया में कोई बैंड एक्टिवेट नहीं है। जितने भी है वो सारे के सारे 4G है। इसके अलावा 5G में अभी तक कोई बैंड नहीं आया है। तो ये एक बैंड की समझ जो है वो हमें होनी चाहिए कि कौन सा जो बैंड है वो कितने मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिम कार्ड हम डालते हैं तो कोई सिम कार्ड चलता है, कोई नहीं चलता है, ऐसा फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। तो पर्टिकुलर कौन सी फ्रीक्वेंसी चल रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं चल रही है, तो हमें उसी लाइन को चेक करना होता है। हालांकि ऐसा प्रॉब्लम बहुत ही कम आते हैं, उतना नहीं आता है। कोई अगर बैडली डैमेज हुआ है फ़ोन, कोई कंपोनेंट मिसिंग हुआ है, तो ही ऐसी कंडीशन में होगा कि कोई पर्टिकुलर बैंड चलेगा, कोई बैंड नहीं चलेगा। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम जो है ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। तो ये बैंड का जो नॉलेज है इसको आप यहाँ से ले सकते हो, और ये इतनी चीज़ें जो है आपको समझना ज़रूरी है। अगर इसके बारे में और डिटेल में आपको नॉलेज चाहिए तो आप गूगल पे हर बैंड के बारे में पूरा डिटेल में नॉलेज है, उसे आप ले सकते हो। लेकिन वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, रिपेयरिंग में उससे कोई ज़्यादा हेल्प नहीं होती है। रिपेयरिंग के लिए हमें इतना ही ज़रूरत है जो मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब हम देखते हैं कि 3G के अंदर जो हमने 2G जैसे देखा था कि 2G का रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग, उस तरह से 3G में क्या डिफरेंसेस आए और किस तरह से ये 3G की टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3G का रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग सेक्शन। दोस्तों मैंने 2G के फ़ोन के अंदर मैंने रिसीविंग ट्रांसमिटिंग के साथ साथ ऑडियो का सेक्शन भी लिया था, लेकिन 3G फ़ोन के बाद जो टेक्नोलॉजी आई, जो चेंजेस आया, उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट जो है दूसरे ऐड हुए। उसकी वजह से जो डायग्राम है वो बड़ा बनता है। और जैसे भी मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क और साउंड का सेक्शन एक्चुअली अलग अलग ही होता है, ऑडियो सेक्शन का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये पूरा तरीका लिया था। अब जो हम 3G का ये नेटवर्क सेक्शन देखेंगे, यानी कि रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग जो समझेंगे, उसके अंदर हम ऑडियो तक नहीं जाएंगे। इसके पहले तक का जो यानी कि जो नेटवर्क से रिलेटेड है वहाँ तक की ही हम बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है 2G के साथ, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। तो ये आप जो है समझ लोगे तो 4G है वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात हम करते थे कि जैसे 2G के अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो एक एंटेना के थ्रू आती है, यानी कि एंटेना से जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो एंटेना स्विच के अंदर जाती थी। तो यहाँ पे एंटेना स्विच है, साथ में ये PFO भी है, और इसको बोला जाता है FEM मॉड्यूल, यानी कि फ्रंट एंड मॉड्यूल। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर एंटेना स्विच का भी काम है, उसके साथ साथ इसमें PFO का भी काम इसके अंदर ही आ गया है। यानी कि ये दोनों तरह से काम करता है, आपका रिसीविंग का काम भी करेगा प्लस आपका ट्रांसमिटिंग का काम भी करेगा। तो यहाँ पे एंटेना स्विच भी इसके अंदर आ गई है, PFO भी इसके अंदर आ गया है। अब रिसीविंग की बात करें तो रिसीविंग के लिए यहाँ पे 2G और 3G ये दोनों का बैंड जो होता है वो अलग अलग होता है। वो किस तरह से होता है ये हम समझ लेते हैं। जैसे 2G के अंदर हमने देखा था कि एंटेना से जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है वो 900, 1800, 1900 इस तरह से बन के बाहर निकल रही थी, लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो बैंड वाइज निकलेगी। यानी कि एक होगा आपका लोअर बैंड, यानी कि जो 2G वाले फ़ोन के अंदर जो कुछ बैंड ऐसे हैं जो लोअर बैंड में आते हैं, और कुछ बैंड ऐसे होते हैं जो हायर बैंड में आते हैं। तो यहाँ पे एक आपका जो होगा वो लोअर बैंड सपोर्टेड होगा, और एक लाइन निकलेगी आपकी हायर बैंड सपोर्टेड होगी। और ये लाइन जो है ये आपकी जाती है फिल्टर में। इसका जो फिल्टर होता है ये कॉमन होता है, जिसके अंदर दो लाइनें जाती है, और ये फिल्टर जो होता है एक तरह का डुप्लेक्सर होता है, और ये डुप्लेक्सर के साथ साथ फिल्टर है।
तो ये फ्रीक्वेंसी को अलग करने का भी काम करता है। यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी जो है उसको वो अलग कर देगा, यानी कि जो लोअर बैंड की फ्रीक्वेंसी है उसमें से लोअर बैंड प्लस और लोअर बैंड माइनस, इस तरह से इसको दो हिस्सों में बांट देगा वो। उसी तरह से हायर बैंड का प्लस और हायर बैंड का माइनस, इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी को बांट देगा, साथ में इसको फिल्टर भी कर देगा और फिल्टर करके ये आगे भेजेगा जो कि IFIC के अंदर जाएगी, जो कि हमारी जो RFIC है या IFIC है उसी के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी है वो भेज दी जाती है। इसके अलावा ट्रांसमिटिंग की हम बात करें तो ट्रांसमिटिंग सिग्नल जो है हमारा वो IFIC से निकल के, जिसके अंदर लोअर बैंड और हायर बैंड दोनों की लाइनें अलग अलग होती है, और ये दोनों जो फ्रीक्वेंसियाँ है ये यहाँ से जनरली 2G के अंदर क्या था कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी आउटपुट होती है वो फ्रीक्वेंसी हम लोग देते थे PFO के अंदर, और PFO उसको पावरफुल बनाकर एंटेना स्विच में देता था और एंटेना स्विच में से वो फ्रीक्वेंसी बाहर जाती थी। लेकिन यहाँ पे एंटेना स्विच और PFO दोनों साथ है, तो ये RFIC जो है ये फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट PFO के अंदर देगा। तो यहाँ पे PFO का फंक्शन भी हो जाएगा, साथ में एंटेना स्विच का फंक्शन भी हो जाएगा, और ये फ्रीक्वेंसी बाहर के रास्ते निकल जाएगी। दोस्तों इसके अंदर मैंने कंपोनेंट जो छोटे मोटे होते हैं रजिस्टर कैपेसिटर ये नहीं बताए, ये इसमें सिर्फ जो बड़े कंपोनेंट है वही मैंने आपको दिखाए हैं। तो रिसीविंग के अंदर आपको फिल्टर्स देखने को मिलेंगे, ट्रांसमिटिंग के अंदर ऐसा कोई बड़ा कंपोनेंट जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। सीधा एंटेना स्विच आता है और ये सीधा आपका निकलता है एंटेना स्विच में से बाहर, यानी कि PFO और एंटेना स्विच दोनों का प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारी ये बाहर की तरफ आउट हो जाएगी। उसी तरह से जो हमने आगे देखा था कि यहाँ पे हमारी जो रिसीविंग फ्रीक्वेंसी निकलती है वो पावर IC की तरफ जाती है ऑडियो बनने के लिए। लेकिन 3G 4G फ़ोन के अंदर बेस बैंड का सिस्टम आ गया, उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसे बोला जाता है RXIP का मतलब होता है रिसीविंग इन फेस, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है रिसीविंग इन फेस। और एक जो सिग्नल होता है जो रिसीविंग इन फेस नेगेटिव, एक है इन फेस पॉजिटिव है, एक है RX इन है, यानी कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये दो सिग्नल यहाँ से आउटपुट होते हैं। उसी तरह से एक सिग्नल होता है RXQP का मतलब होता है कोऑर्डिनेटर पॉजिटिव, ये एक कोऑर्डिनेटर एक सिग्नल होता है जो कि यहाँ से आउटपुट होता है। उसी तरह से RX का कोऑर्डिनेटर नेगेटिव सिग्नल होता है जो CPU को दिया जाता है, ये बेसिकली बेस बैंड के लिए होता है। और ये बेस बैंड का जो CPU के साथ जो कनेक्शन होता है IFIC का, उसकी ये लाइनें होती है, और इसी लाइन को वो साउंड बनाने के लिए पावर IC में भेजता है, और पावर IC से फिर वो साउंड बन के वो आगे जाता है। लेकिन इस सिग्नल का जो प्रोसेसिंग होता है वो CPU के अंदर होता है। तो यहाँ से इस टेक्नोलॉजी में आपको थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस बैंड का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो ये चीज़ आपको जो है देखने को यहाँ पे मिलती है। उसी तरह से ट्रांसमिटिंग सिग्नल भी है, जो कि जिस तरह से RXIP और RXIN है, RXQP और RXQN है, उसी तरह से ट्रांसमिटिंग के भी ये चारों सिग्नल जो है वो CPU से लेके IFIC तक आपको देखने को मिलते हैं, जो कि TXIP है, TXIN है, उसी तरह से TXQP है और TXQN है, जो कि ये एक प्रोटोकॉल सिग्नल होता है जो RFIC को मिलता है। तो ये दो कनेक्शन जो है वो हमने 2G के अंदर नहीं देखा था, वो ये उसमें थोड़ा ये ऐड हुआ है। बाकी आप देखने जाओ तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, क्योंकि 2G का जो सिस्टम है वो तो हमारा पहले जैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस आया नहीं है। लेकिन 3G के अंदर थोड़ा चेंजेस आया है, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, ये जो दोनों बैंड है, यानी कि लोअर बैंड और हाई बैंड, ये 2G के नेटवर्क के लिए, यानी कि जनरली ये कॉलिंग के लिए वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन 3G टेक्नोलॉजी का जहाँ पे यूज़ होता है, यानी कि WCDMA का, तो उसके लिए दो बैंड आपको अलग से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सिस्टम में थोड़ा और चेंज है। और चेंज क्या है, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे रिसीविंग की लाइन अलग है और ट्रांसमिटिंग की लाइन अलग है, यानी कि दोनों के रास्ते जो है 2G के अंदर अलग अलग है। जबकि 3G का जहाँ पे ऑपरेटिंग होगा वहाँ पे जो उसका रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग जो है वो एक ही लाइन से होता है, जिसको बोला जाता है TRX का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग भी होता है, रिसीविंग भी होता है। तो ये इस तरह की लाइनें जो होती है जिसको TRX बोला जाता है। यहाँ पे मैंने रिसीविंग के लिए ब्लू कलर लिया है, ट्रांसमिटिंग के लिए ऑरेंज कलर लिया है, और यहाँ पे ये दोनों कलर को मिक्स किया है, यानी कि ब्लू भी है ऑरेंज भी है, यानी कि इसमें रिसीविंग भी है ट्रांसमिटिंग भी है। ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे आपकी हो जाएगी। और ये जो ट्रांसमिटिंग सिग्नल जो यानी कि TRX सिग्नल जो यहाँ से रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग, तो अपने सबसे पहले बात करते हैं रिसीविंग की। तो रिसीविंग सिग्नल जो बाहर से आता है 3G के लिए, तो 3G के लिए यहाँ से जो सिग्नल आउटपुट होगा
वो दिया जाता है एक डुप्लेक्सर के अंदर, जो कि डुप्लेक्सर है। यहाँ पे सपोज एक मैंने बैंड 1 लिया हुआ है, एक बैंड 1 का डुप्लेक्सर है, तो बैंड 1 के डुप्लेक्सर के अंदर ये लाइन जाएगी और यहाँ से ये 2 लाइन बन के आउटपुट निकलेगी, यानी कि रिसीविंग बैंड 1, रिसीविंग बैंड 1, ये इस तरह से 2 लाइन यहाँ से निकलेगी जो कि IFIC के अंदर पहुँचेगी। अब इसका ट्रांसमिटिंग कैसे होगा, तो RFIC से जो आउटपुट निकलेगा वो TX बैंड 1 का होगा, जो एक PFO में दिया जाएगा, जिसे 3G का PFO बोलते हैं हम लोग। यानी कि ये जो PFO है हमारा, ये 2G के लिए यूज़ में लिया गया है, तो 3G के लिए यहाँ पे अलग PFO यूज़ किया गया है। आपको अलग अलग सर्किट के अंदर 3G फ़ोन के अंदर आप देखोगे तो आपको कोई कोई मॉडल में 3G के दो PFO भी देखने को मिल सकते हैं। कोई कोई फ़ोन के अंदर एक PFO देखने को मिलेगा जिसमें दोनों बैंड का PFO साथ में होगा। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम लिया है उसमें मैंने दोनों बैंड के लिए अलग अलग PFO लिए है, यानी कि आपका जो ट्रांसमिटिंग सिग्नल है वो बैंड 1 का यहाँ पे इस PFO में जाएगा, PFO में से वापस ये डुप्लेक्सर में जाएगा। अब डुप्लेक्सर इसको क्या करेगा कि उसको यही, क्योंकि इसका रिसीविंग का और ट्रांसमिटिंग का दोनों का रास्ता यही है, तो ये जो सिग्नल है इसको इस रास्ते से होके ये वापस से PFO में भेजेगा 2G वाले में, और इसके अंदर जो एंटेना स्विच है इसके ज़रिए ये एंटेना से होके ये बाहर चला जाएगा। तो ये हर एक बैंड के लिए ये प्रोसेस होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि 2G के अंदर मैंने यहाँ पे 2 बैंड लिए हैं, कोई कोई फ़ोन के अंदर यहाँ पे 3 बैंड भी हो सकते हैं, कोई कोई के अंदर यहाँ पे 3G का, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बैंड लिया है, तो किसी के अंदर 2G के 3G के भी यहाँ पे आपको 2 से ज़्यादा यानी कि 3 बैंड भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि अलग अलग फ़ोन की डिज़ाइन के ऊपर उसका डिपेंड है। तो ये एक हमने बात करी 3G के बैंड 1 की, उसी तरह से 3G के बैंड 8 के लिए भी एक लाइन होती है। हालांकि जनरली आप देखोगे तो 3G फ़ोन के अंदर बैंड 1 और बैंड 8 का ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो मैंने यहाँ पे उसी हिसाब से लिया है। तो इसका जो रिसीविंग सिग्नल आएगा वो इस TRX के रास्ते आएगा, क्योंकि उसका रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग दोनों यही रास्ते से होता है। ये जाएगा बैंड 8 के डुप्लेक्सर में, डुप्लेक्सर के बाद ये 2 लाइन बनाकर ये आगे भेजेगा, जो कि RX बैंड 8 की लाइन होगी, जो कि RFIC को यानी कि IFIC को दे दी जाएगी। अब RFIC के अंदर से जो लाइन निकलेगी ट्रांसमिटिंग की, वो वापस से दी जाएगी एक PFO के अंदर, जो कि 3G का बैंड 8 का PFO है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बैंड 1 का मैंने अलग PFO लिया है, बैंड 8 का PFO मैंने अलग अलग लिया है। कोई कोई फ़ोन के अंदर ये एक ही PFO होगा, यानी कि दोनों बैंड के लिए कॉमन एक PFO यूज़ किया गया होगा, और इसमें से जो आउटपुट निकलेगा वो दिया जाएगा डुप्लेक्सर के अंदर। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस जो रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग की आपको 3G फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगी। एक तरह से देखा जाए तो 3G फ़ोन का जो रिसीविंग ट्रांसमिटिंग है वो 2G फ़ोन से भी ईजी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 2G के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही फ़िल्टर यूज़ किया गया है 2 बैंड के लिए। अगर यहाँ पे 3 बैंड होते तो एक फ़िल्टर और यहाँ पे होता जो एक सिंगल बैंड के लिए होता। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है, किसी के अंदर लोअर बैंड का एक फ़िल्टर है और हायर बैंड के लिए 2 अलग अलग फ़िल्टर रखे हैं, या किसी के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हायर बैंड के दोनों एक ही फ़िल्टर में यूज़ किए गए हैं और लोअर बैंड के लिए एक अलग से फ़िल्टर दिया गया है। तो इस तरह से आपको 2G के अंदर देखने को मिलेगा, खास करके 3G फ़ोन के अंदर। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि 3G के नेटवर्क के लिए यहाँ पे जो डुप्लेक्सर रखे जाते हैं वो तो एक एक बैंड का अलग ही होता है, लेकिन PFO इसमें कॉमन भी आपको देखने को मिल सकता है, किसी किसी में आपको अलग भी देखने को मिल सकता है। तो इतना आपको 3G के अंदर देखने को मिल सकता है। अब हम कुछ बोर्ड देखते हैं जो कि 3G फ़ोन के बोर्ड है। अगर उसको हम देखेंगे तो ये डिज़ाइन जो है इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, और फिर बाद में आपको मैं बोर्ड दिखाता हूँ। उस बोर्ड के अंदर इसको आप मिला लीजिए, 3G के कुछ बोर्ड हम देखेंगे, तो ये बोर्ड देखने के बाद आपका जो है विज़न वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं आगे बोर्ड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारे कंपोनेंट जो है, यानी कि ये PFO है तो ये आपको इसको कैसे पहचानना है, फ़िल्टर कौन सा है, डुप्लेक्सर कौन सा है, 3G का PFO कौन सा है, ये सारी चीज़ जो है इसको पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से एरिया में काम करना है। तो उसकी जो एक पहचान होती है वो हमें करनी ज़रूरी होती है। तो मैं आपको PCB दिखाता हूँ और उसके अंदर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक 3G फ़ोन का बोर्ड लिया हुआ है, इसको आप बराबर से गौर से देखोगे तो ये सब चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से ये जो रास्ता आ रहा है, यहाँ से ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी कि ये RF केबल कनेक्टर से आ रहा है, और ये जो है ये एक्सटर्नल एंटेना है। एक्सटर्नल एंटेना का जनरली हमारे यहाँ कोई यूज़ नहीं होता है, इसको कार किट भी बोला जाता है, इसके अंदर लिखा होता है कार किट। तो ये एक एक्सटर्नल एंटेना होता है
जिसके अंदर से ये फ्रीक्वेंसी पास होती है और ये फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे। तो एंटेना से जो फ्रीक्वेंसी आती है वो हमारे 2G PFO के अंदर जाती है। तो ये हो गया 2G का PFO प्लस एंटेना स्विच या FEM मॉड्यूल, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तो हमेशा जहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारी एंटर होती है वो होता है हमारा 2G का PFO या FEM या एंटेना स्विच, जो भी आप बोलो। तो शुरू में हमें यहाँ पे देखना होता है। इसके अलावा यहाँ से जो लाइन निकल रही है वो यहाँ पे एक फ़िल्टर के अंदर जा रही है। इस फिल्टर के अंदर हम देखें तो यहाँ से 2 रास्ते अलग अलग हो गए, यानी कि कुल 4 लाइनें हो गई यहाँ पे। यानी कि ये है हमारा 2G का फ़िल्टर। ये 2G का फ़िल्टर है जिसके अंदर यहाँ पे 2 बैंड की अलग अलग, लोअर बैंड और हायर बैंड की 2 लाइनें यहाँ पे अलग अलग दी गई है। यानी कि 2G के 2 बैंड यहाँ पे एक फ़िल्टर के अंदर लिए गए हैं। इसके अलावा एक फ़िल्टर देखिए यहाँ पे यूज़ किया गया है जिसके अंदर से 2 लाइन और निकली है, यानी कि एक बैंड यहाँ पे यूज़ किया गया है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 2G के 3 बैंड है। ये एंटेना स्विच है, PFO है, पहले से बता रहा हूँ। यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी एंटर होती है, ये 2G का PFO है। यहाँ से जो हमारी लाइन निकलती है ये लाइन जा रही है इस फिल्टर के अंदर, और यहाँ पे ये फिल्टर जो लगाया है वो ड्यूअल बैंड फिल्टर है, यानी कि इसके अंदर 2 बैंड का यूज़ किया गया है। और ये ड्यूअल बैंड फिल्टर के अंदर से जो 4 लाइनें निकल रही है वो उसका आउटपुट है। और यहाँ पे एक और बैंड का यूज़ किया गया है जिसके अंदर से 2 लाइनें निकल रही है। बैंड के आउटपुट में, यानी कि फ़िल्टर के आउटपुट में आपको हमेशा ही इंडक्टर ही देखने को मिलेंगे और कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये सारी की सारी लाइनें जो है ये IFIC के अंदर जा रही है। तो ये हो गई हमारी IFIC। इसके अलावा हम 3G की बात करें तो 3G के बैंड के लिए देखिए एक लाइन यहाँ से जा रही है, ये जा रही है 3G के, ये इसके लिए रखा गया है। ये 3G का एक डुप्लेक्सर है, ये डुप्लेक्सर के अंदर जा रही है। एक डुप्लेक्सर यहाँ पे 3G का रखा हुआ है, यानी कि 3G के भी यहाँ पे 2 बैंड यूज़ किए गए हैं। और 3G के 2 बैंड के डुप्लेक्सर में से ये लाइन जा रही है, ये आपके IFIC के अंदर जा रही है। इसके अलावा इसका जो PFO है 3G का वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। PFO यहाँ पे एक ही यूज़ किया गया है, यानी कि दोनों डुप्लेक्सर के लिए, यानी कि दोनों बैंड के लिए एक ही PFO यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये सब चीज़ें मैं आपको डायग्राम में बाकायदा आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये डिज़ाइन जो है वो आपके दिमाग में बैठनी ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको इसके आपको अलग अलग मोबाइल के PCB दिखा के मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको जो पूरा डिज़ाइन है वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये हो गया 3G का PFO। ये यहाँ पे क्रिस्टल रखा गया है और क्रिस्टल डायरेक्ट IFIC के साथ कनेक्टेड है, देखिए आप यहाँ पे। तो ये क्रिस्टल है, ये IFIC है हमारा। फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी एंटर होती है, इस एंटेना के रास्ते ये फ्रीक्वेंसी जाती है 2G PFO के अंदर। आप अगर जो मैंने डायग्राम अभी अभी समझाया उसको आप अगर सामने रख के उसको कंपैरिजन करोगे तो पूरा डिज़ाइन जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी आई है इस एक्सटर्नल एंटेना के अंदर से, ये 2G PFO के अंदर आई है। यहाँ से इसका एक आउटपुट निकल रहा है जो एक फ़िल्टर के अंदर जा रहा है, जो कि एक ड्यूअल बैंड फिल्टर है जिसके अंदर से 2 बैंड का आउटपुट निकला हुआ है। एक फिल्टर यहाँ पे रखा हुआ है जो कि तीसरे बैंड के लिए है, यानी कि 2G के कुल मिला के यहाँ पे 1, 2 और 3 बैंड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। और ये तीनों बैंड का जो लाइन है वो डायरेक्ट जा रहा है IFIC के अंदर। इसके अलावा 3G की बात करें तो 3G के लिए यहाँ पे 2 डुप्लेक्सर यूज़ किए गए हैं। ये एक डुप्लेक्सर है, ये दूसरा डुप्लेक्सर है, ये दोनों 3G के लिए है। और इसका जो PFO है वो एक ही है, कॉमन है। और ये वाला जो है ये IFIC है और ये वाला है ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है। तो इतनी चीज़ें आपको 3G में देखने को मिलती है। बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, अगर अच्छे से आप समझोगे तो नेटवर्क के फॉल्ट जो है वो बहुत ही इजीली आप रिपेयर कर लोगे। अब कुछ और भी PCB हम देखते हैं ताकि आपका जो विज़न है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे एक PCB मैंने और लिया हुआ है। यहाँ से ये एंटेना की लाइन जो है वो आ रही है, ये जा रही है यहाँ पे, ये 2G का PFO है हमारा, इतना समझ में आ रहा है। और यहाँ से ये जो लाइन है ये निकल रही है यहाँ से, ये लाइन यहाँ पे एक फ़िल्टर के अंदर जा रही है जिसके अंदर 4 लाइन निकल रही है, यानी कि इसके अंदर 2 बैंड है। इसके अलावा एक बैंड यहाँ पे और है, यानी कि 3 बैंड यहाँ पे यूज़ किए गए, यानी कि 2G के यहाँ पे 3 बैंड यूज़ किए गए हैं। अगर हम 3G की बात करें तो 3G के लिए यहाँ पे 2 डुप्लेक्सर है, देखिए ये 2 डुप्लेक्सर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। और उसके साथ साथ 2 यहाँ पे PFO यूज़ किए गए हैं, यानी कि 3G के यहाँ पे 2 PFO यूज़ किए गए हैं, 2 डुप्लेक्सर 2 PFO।
तो यानी कि 2 बैंड जो है 3G के है और 3 बैंड यहाँ पे 2G के यूज़ किए गए हैं। और ये लाइन जो जा रही है आपकी IFIC के अंदर, और ये क्रिस्टल जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। और ये वाला जो है वो GPS सेक्शन है। हालांकि इससे नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब इसका सेक्शन आएगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एक GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये पूरा सेक्शन होता है जो मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क के अंदर इतना ही होता है कि जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी एंटर होती है वो हमेशा होता है 2G का PFO। ये सारी चीज़ें आप रट्टा मार लो, इसको बराबर समझ लो, क्योंकि रिपेयरिंग के अंदर जब हम एक की जगह दूसरा PFO निकाल देंगे तो पूरा काम जो है वो बिगड़ जाएगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि 2G का PFO कौन सा है, 3G का PFO कौन सा है, ये अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे 2G का यहाँ पे ये लाइन एंटर हो रहा है, ये 2 इसके फिल्टर है जो यहाँ पे से लाइन निकल रही है और डायरेक्ट IFIC के अंदर जा रही है। मैंने जैसे आपको बताया था कि नेटवर्क की लाइनें हमेशा फर्स्ट लेयर में ही होती है ज़्यादातर बोर्ड के अंदर, यानी कि आप उसको बाहर से ही देख सकते हो, आपको कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना डायग्राम देखे आप कंटिन्यूटी पे चेक कर सकते हो, या आप GR की वैल्यू पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये 2G के लिए यहाँ पे 3 बैंड यूज़ किया गया है, 3G के लिए यहाँ पे 2 बैंड यूज़ किया गया है। दोनों के डुप्लेक्सर अलग अलग है, ये दोनों डुप्लेक्सर है और ये दोनों एंटेना, सॉरी, इसका PFO है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। PFO के बाजू में जो बड़े कैपेसिटर रहते हैं वो हमेशा वीबैट की लाइनें होती है, क्योंकि वीबैट सप्लाई जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे PFO को दी जाती है। यहाँ पे भी PFO के ऊपर आप देखोगे तो ये जो बड़े कैपेसिटर होते हैं वो हमेशा आपकी वीबैट या VPS सप्लाई जो होती है वो PFO के ऊपर ही आती है। तो ये चीज़ जो है इसको हमें देख के पहचान लेना है, इसके लिए हमें डायग्राम खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब चीज़ें आप बारी बारी समझोगे, एक फ़ोन में देखा, 2 में देखा, 3 में देखा, 4 में देखा, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये रही इसकी IFIC, ये SPD का फ़ोन है, यानी कि SPD IC है इसके अंदर, ये शायद सैमसंग का मॉडल है, और ये इसका क्रिस्टल है और ये GPS का IC है। तो इस तरह से इसमें है। कुछ और भी जो है सर्किट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक देखे PCB लिया हुआ है, इसका जो एंटेना का लाइन है वो यहाँ से इन हो रहा है, इसमें हालांकि थोड़ा कट गया है, लेकिन ये 2G का PFO है। 2G के PFO के अंदर से हम देखें तो यहाँ से एक लाइन देखिए जा रही है, ये लाइन इसकी जा रही है। यहाँ पे ये एक अलग तरह का फिल्टर रखा हुआ है, यहाँ पे ये ग्रे कलर का है। तो इसके अंदर से देखिए 4 लाइनें बाहर आ रही है, यानी कि 2G के लिए यहाँ पे 2 बैंड यूज़ किए गए हैं। ये उसका क्रिस्टल है। इसके अलावा ये 3G के 2 डुप्लेक्सर है और ये 3G का ड्यूअल PFO है, यानी कि इसके अंदर एक ही PFO यूज़ किया गया है 3G के लिए, जिसके अंदर दोनों PFO एक ही के अंदर ले लिया गया है, यानी कि एक ही PFO है 3G का। ये दोनों 3G का डुप्लेक्सर, ये 3G का PFO, ये हो गया IFIC, ये हो गया फिल्टर, ये हो गया क्रिस्टल, और ये हो गया आपका 2G का PFO। आ गया इजीली समझ में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट PCB। देखिए यहाँ पे ये एंटेना का RF केबल कनेक्टर है। तो ये जो है ये हो गया 2G का PFO, और 2G के PFO में से हम देखें तो यहाँ पे एक फ़िल्टर रखा गया है, यानी कि ये 2G का फ़िल्टर है। यहाँ पे ये 4 इंडक्टर है और यहाँ से ये लाइन जो है IFIC के अंदर जा रही है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही बैंड है, यहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा बैंड नहीं है। तो 2 बैंड यहाँ पे 2G के लिए यूज़ किए गए हैं। ये क्रिस्टल है, ये IFIC है आपका, ये MT के बेस का फ़ोन है कोई। और इसके अंदर आप 3G का देखो तो एक ही बैंड यूज़ किया गया है, ये एक ही यहाँ पे 3G का डुप्लेक्सर लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है छोटा सा यहाँ पे PFO, जिसके ऊपर उंगली आ गई है तो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया 2G का एंटेना स्विच PFO, जो भी आप बोलो। ये हो गया IFIC, ये हो गया क्रिस्टल, ये फिल्टर, ये डुप्लेक्सर 3G का, और ये हो गया आपका 3G का PFO। तो इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर। एक आदम हो और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है ये 2G का PFO प्लस एंटेना स्विच है। इसके अंदर से ये लाइन निकल रही है और ये लाइन जा रही है इस फिल्टर के अंदर। इसके अंदर से 4 लाइनें निकल रही है, तो यानी कि ड्यूअल बैंड है ये। इसके अलावा एक सिंगल बैंड फिल्टर और भी यहाँ पे रखा गया है, जिसके अंदर से 2 लाइन निकल रही है। तो यहाँ पे 2G के 3 बैंड यूज़ किए गए हैं। और 3G की बात करें तो 3G के लिए एक डुप्लेक्सर यहाँ है, एक डुप्लेक्सर यहाँ है, और ये वाला जो है ये क्रिस्टल है, जो कि IFIC के बिल्कुल बगल में लगा हुआ है, और उसकी लाइनें जो है वो IFIC के साथ जुड़ी हुई होती है। ये आपका 3G का PFO है। तो इतनी ही चीज़ें इसके अंदर है। ये वाला भी GPS के लिए है,
जो एक आध पीसीबी हम और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये आरएफ केबल कनेक्टर है, तो ये हो गया हमारा 2G का पीएफओ, और इसके अंदर से जो लाइन निकल रही है यहाँ पे जा रही है, तो ये 2G का फिल्टर है जिसके अंदर से 4 लाइन आउटपुट हो रही है। यहाँ पे 2 बैंड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा ये हो गया आपका क्रिस्टल, ये हो गया IFIC, और 3G के लिए यहाँ पे ये एक डुप्लेक्सर है। दूसरा कोई आपको दिख रहा है? नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा डुप्लेक्सर नहीं है, यानी कि एक ही बैंड 3G का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और ये जो है आपका ये वाला जो है ये पीएफओ है जो कि 2G का है, नहीं सॉरी ये वाला है पीएफओ, ये वाला जो है ये वाईफाई जो जीपीएस वाला आईसी है, और ये वाला जो है आपका पीएफओ है। ये फंक्शन पूरा अलग है। तो ये हो गया 2G का पीएफओ, ये हो गया 3G का पीएफओ, क्योंकि इसमें एक ही बैंड यूज़ किया गया है, एक ही डुप्लेक्सर आपको देखने को मिलेगा। 2 फिल्टर है, यानी कि यहाँ पे 2 बैंड है 2G के, ये क्रिस्टल है, और ये हो गया आपका IFIC। तो इतना सही सेक्शन है जो कि नेटवर्क का है। तो इस तरह से आप अलग अलग बोर्ड देखोगे तो आपको पहचान में आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग से भी एक मेरी गुजारिश है कि आप अलग अलग मॉडल के 3G मॉडल आप खोलिए और उसका फ़ोटो निकाल के उसके ऊपर आप मार्किंग करिए कि इसमें आप मेरे को पहचान के जो भी है मुझे पर्सनली व्हाट्सअप आप करिएगा, कि जिसके अंदर आप 2G का पीएफओ है उसके ऊपर लिखिए 2G का पीएफओ है, ये 3G का पीएफओ है, ये फिल्टर है, ये क्रिस्टल है, ये IFIC है, ये डुप्लेक्सर है, ये सारी चीज़ें लिख के आपको कम से कम 1-2 फ़ोन 3 फ़ोन जितने भी आपके पास पड़े हो, जूने पुराने निकालिए, जो 3G के बंद पड़े हो, अगर 3G का कोई चालू पड़ा हो तो उसको खोल के आप ये सब चीज़ें हैं इसको मार्किंग करिए, और ये मार्किंग करके आप इसका फ़ोटो मुझे हर एक बंदा जो है वो मुझे भेजेगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये चीज़ें हैं जो समझ में आ रही है। अगर आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला वीडियो जो है ये आज मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और कल हम डायग्राम के अंदर देखेंगे कि 3G का जो डायग्राम है वो किस तरह से वर्क करता है और उसमें क्या क्या सिस्टम होती है, ये सब चीज़ें जो है हम कल देखेंगे। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।